हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था विलेयता के बारे में। ठीक, और विलेयता के हमने एक पार्ट को भी आपको समझा दिया था अच्छी तरीके से कि ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठीक, और उसको किस प्रकार से प्रभावित करते थे, उनके भी सभी कारकों को हमने अच्छी तरीके से समझा दिया था आपको। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। ठीक, कि गैसों की द्रवों में विलेयता और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस विलेयता को समझ लेना है। ठीक, अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, हमने आपको विलेयता के लिए दो कंडीशन बताई थी और वो दो कंडीशन आपको अच्छी तरीके से याद रख लेनी। ठीक, अब कौन कौन सी दो कंडीशन थी ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली कंडीशन में हमने आपको बताया था कि निश्चित ताप। ठीक है, ये दो बड़ी बड़ी बातें हैं, ध्यान रखना था। निश्चित ताप, और दूसरी जो बात है वो आपको याद रख लेना है क्या, विलायक की निश्चित मात्रा। विलायक की निश्चित मात्रा। विलायक की निश्चित मात्रा। ठीक, ये दो बातें आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी। यानी कहने का साफ साफ मतलब क्या है कि आपसे कोई पूछे विलेयता किसे कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की विलेयता, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ठोसों की द्रवों में विलेयता। ठीक, आज हम आप लोगों को क्या सिखाने वाले हैं, गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक, अब ध्यान रखना है जैसा कि हमने आपको कल बताया था, अब ये जो गैस है ये आपका क्या है, विलेय है। ठीक, और जो ये आपका द्रव की बात कर रहे हैं ये क्या है, आपका विलायक। ठीक, यानी कहने का साफ साफ मतलब क्या है कि आपको किसी गैस को क्या करना है, किसी विलायक में घोलना है। ठीक, और कब घोलना है, तो एक निश्चित ताप पर और विलायक की निश्चित मात्रा में। ठीक, अब जितना घुल सकेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी। ठीक, अब हम आप लोगों को क्या करते हैं, इसकी परिभाषा बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको यार ध्यान रखना है कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर गैस की वह अधिकतम मात्रा, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर गैस की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुल सके, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। उस विलयन की विलेयता कहलाती है। चलिए, अच्छा, ठीक है, आपको ये परिभाषा अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक, बेहद आसान सी है, जैसे ठोसों की द्रव में विलेयता थी वैसी सेम यहाँ पर भी है। ठीक, बस चीजें अगर बदल गई हैं तो क्या बदल गई है, गैस की वह अधिकतम मात्रा। ठीक, तो क्या बोलोगे, एक निश्चित ताप पर गैस की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस विलयन की विलेयता कहलाती है। ठीक, अब जो पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके प्रभावित करने वाले कारक, यानी गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, ये आपको अच्छे तरीके से सीख लेना है क्या, कि प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, चलिए, अच्छा, इसका हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ठीक, कि विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक, और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, गैस की प्रकृति, यानी गैस की जो प्रकृति है वो किस प्रकार से विलेयता को प्रभावित करती है, ये आपको समझना है। यानी गैस की प्रकृति, यानी गैस की जो प्रकृति है
वो भी 2 तरीके से आपको सीखनी है, ठीक है क्या? तो सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, गैस की पहली प्रकृति के बारे में समझाते हैं, यानी गैस भी अलग-अलग प्रकृति की होती है, ये बात आपको ध्यान रख लेना है, ठीक? तो आपको ध्यान रखना है कि वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाती हैं या आयनित हो जाती हैं वे अत्यधिक घुलनशील होती हैं, ठीक। चलो अच्छा, अब ध्यान से समझो इसको, ठीक। क्या कि वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना ले, यौगिक बना ले। ध्यान सुनना कि वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाती हैं या आयनित हो जाती हैं, वे अत्यधिक घुलनशील होती हैं। यानी क्या कि वे गैसें मतलब ऐसी गैसें आपको लेनी है जो विलायक के साथ में क्या करें, अभिक्रिया करें और क्या बना ले, यौगिक बना ले, या क्या हो जाए, आयनित हो जाए। तो वो क्या होती है, अत्यधिक घुलनशील होती है, मतलब उनकी जो विलेयता है वो अधिक होती है, ठीक। अब देखिए जरा कैसे, आपको कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं, वो समझ लेना ध्यान से, ठीक। तो एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो क्या, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ये सारी की सारी जो गैसें हैं वो ऐसी गैसें हैं जो क्या करती हैं, विलायक के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेती हैं, यौगिक बना लेती हैं, ठीक। और वही यौगिक बना करके क्या हो जाती है, आयनित हो जाती हैं। और ये सारी की सारी गैसें जो है वो क्या है, अत्यधिक घुलनशील है, ठीक। अब इसमें से हम आपको क्या करते हैं, अमोनिया का थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देते हैं, ठीक। इधर देख लीजिए चला, सबसे पहले अमोनिया, यानी कि अमोनिया में जो आपको ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी को अपन समझ लेते हैं, ठीक। अमोनिया में आप लोग ध्यान से देखते हो कि ऐसे 3 क्या दिखाई देते हैं आपको, हाइड्रोजन दिखाई देते हैं, ठीक है। और अगर आपको ध्यान से देखा जाए तो इनके बीच में शायद पार्शियली कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इन H के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक। और नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज दिखाई देता है, माइनस का, ठीक। अच्छा, अब ध्यान रखना, आपको रियल लाइफ से भी ये बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक। देखते हैं कैसे। अब जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, ठीक, इस अमोनिया में ये नाइट्रोजन जो है वो तीन लोगों से, तीन लड़कों से का वादा किए हुए, प्रॉमिस किए हुए, किस प्रकार का प्रॉमिस ना, कि जिएंगे तो साथ में। अब देख रहे हो ना बीच में आपको ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक, ये बॉन्ड ऐसे ही नहीं बना हुआ है, ठीक, ये एक झूठा वादा है, ये समझ लो, किसके किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक। और ये एक के साथ में नहीं, तीन हाइड्रोजन के साथ में ऐसे ही झूठे वादे किए हुए, ठीक। क्या कि जिएंगे तो साथ में और मरेंगे तो साथ में, ठीक, यानी कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ और साथी मरते दम तक, ठीक। ऐसा केवल एक से नहीं, तीन लोगों के साथ में इसने क्या करके रखा है, वादा करके रखा, ठीक। अब ऐसे ही हाइड्रोजन बेचारे सीधे साधे नहीं, एकदम से समझ जाए कि यार अब तो हम ही हम है ना, अब तुम ही तुम नहीं हो, और भी बहुत कुछ है, समझना ध्यान से भी, ठीक। अच्छा, अब आपको यहाँ पर एक लोन पेयर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। ये लोन पेयर जो है उस नाइट्रोजन के मन में एक और माइंडसेट बैठा हुआ है, क्या कि तुम 3 तो हो ही हो, ठीक, और अगर हमें कोई और तुम्हारे जैसा दिखा और तुमसे अच्छा दिखा तो ये समझ लीजिए कि वो भी आने वाला है। बात समझ रहे, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक, और ये सत्य है, आज का यही सत्य है, ठीक। आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे इन सब चीजों को, ठीक। चलो अच्छा, अब ध्यान रखना, ये हो गई किसकी, इस अमोनिया में नाइट्रोजन की प्रकृति, ठीक, और हाइड्रोजन बेचारे सीधे साधे, ठीक, कहीं भी ना, चलो चलते ही है, ठीक। अब आपको यहाँ पे समझना ध्यान से, क्या कि जैसे ही आपने क्या लिया, अमोनिया गैस ली, किसके साथ में, जल के साथ में, यानी किसी विलायक में, ठीक। ये गैस हो गई, ये क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक। अब जैसे ही आपको आप क्या करोगे, इनको आपस में घोलोगे, ठीक। तो ध्यान रखना कि जो जल होता है इसके पास में 2 ऐसे आयन नजर आते हैं कि H+ और OH-, ठीक। जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर कि नाइट्रोजन के साथ में 3 क्या थे, H+ थे, ठीक। अब ये एक H+ और मिलेगा। अब जो ये लोन पेयर है वो भी खत्म, कौन ले लेगा, हाइड्रोजन, ठीक। तो ये हाइड्रोजन जो है वो किसके पास आएगा,
इस नाइट्रोजन के पास में आएगा और यहाँ पर एक यौगिक का निर्माण कर लेगा क्या, NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब यही आगे चल करके क्या होगा, आयनों में वियोजित हो जाएगा, यानी क्या दिखेगा आपको NH4 प्लस और प्लस में क्या दिखेगा आपको OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव। ठीक, तो ये आपको ध्यान करके रख लेना है। ठीक, तो ये हो गई गैस की प्रकृति, क्या कि वे गैसें जो विलायक के साथ अपक्रिया करके यौगिक बनाती हैं या आयनित हो जाती हैं वो अत्यधिक घुलनशील होती है। मतलब आपको इन गैसों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि ये जो है जब जब विलायक में विलय होगी यानी इनकी जो विलयता है वो अधिक होती है। ठीक, अब हम लोग इसके जो है दूसरी प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, उसको जरा देखते हैं ध्यान से। चलिए अच्छा, ठीक, अब देखो जरा ध्यान से क्या कि वे गैसें, ठीक है, वे गैसें जो विलायक के साथ, वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं। ठीक, वे कम घुलनशील होती हैं। ठीक, ध्यान रखना क्या कि वे गैसें जो विलायक के साथ अभिक्रिया करके यौगिक नहीं बनाती हैं वे कम घुलनशील होती हैं। ठीक, ये ध्यान करके रख लेना। इसमें आपको एग्जांपल याद रख लेना है, ऑक्सीजन याद कर लीजिए, ठीक, खुद नाइट्रोजन याद कर लीजिए, हाइड्रोजन याद कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान रखना, इस जगह पे आपने देखा था कि जो नाइट्रोजन था वो किसके साथ में, ऐसे 3 हाइड्रोजन के साथ, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ में क्या बना हुआ था, बॉन्ड बनाया हुआ था। ठीक, इसलिए यहाँ पर जो इसकी प्रकृति थी वो क्या थी, अलग थी। ठीक, यहाँ पर वो क्या करता था, इन तीनों के साथ में धोखा कर रहा था और चौथा आया उसके साथ में भी धोखा करा। ठीक, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना इस नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो खुद से है, किससे है, खुद से है। ठीक, और खुद को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता, ये बात ध्यान रखना, खुद को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता है। ठीक, इसलिए ध्यान रखना, खुद पे भरोसा करना। ठीक, तुम खुद को कभी धोखा नहीं दे सकते, अगर खुद को धोखा दे रहे हो तो फिर इससे बुरा दुनिया में कुछ भी हो नहीं सकता तुम्हारे लिए, समझ लीजिए ध्यान से। ठीक, इसलिए ध्यान रखना, दूसरों पे भरोसा मत करिए, दूसरों पे भरोसा मत करिए, ये ध्यान रखना। ये हाइड्रोजन थे, इन पे खूब कायदे से भरोसा किए हुए थे और इनके जितना नुकसान किसी का कभी नहीं हुआ होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखो कि वो दोनों नाइट्रोजन जो है वो क्या, अब खुद पे भरोसा करें, यानी खुद से ही बॉन्डिंग बना के रखे हुए, खुद को पहचान रहे हैं। ठीक, इसलिए ध्यान रखना है कि जब खुद पे भरोसा करोगे तो आप दुनिया में कुछ भी कर जाओगे, समझ रहे हो, अगर दूसरों पे भरोसा करोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये कैसे हैं, तो कम घुलनशील है। क्यों कम घुलनशील है, क्योंकि ये विलायक के साथ अभिक्रिया करके कोई यौगिक नहीं बनाती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है गैस की प्रकृति के बारे में। तो ये था आपका क्या, प्रभावित करने वाले कारक की पहला कंडीशन। ठीक, और कौन सी, गैस की प्रकृति, यानी गैस की जो प्रकृति है वो कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक, चलिए अच्छा, अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बातें करते हैं। चलिए अच्छा, इसके दूसरे पॉइंट के बारे में बातें करते हैं, विलायक की प्रकृति। अभी तक आपने सीखा था गैस की प्रकृति, अब यहाँ पर अपन पढ़ेंगे क्या, विलायक की प्रकृति। ठीक है, चलिए अच्छा, पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि विलायक भी कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कि ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक। ठीक, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ध्रुवीय विलायक किसे कहते हैं या अध्रुवीय विलायक किसे कहते हैं। ठीक, तो ध्रुवीय विलायक आपको ध्यान रखना है कि जिनमें प्लस और माइनस का चार्ज दिखाई देता है उसे आप क्या बोल सकते हो, ध्रुवीय विलायक कह सकते हो। जिसमें प्लस और माइनस का चार्ज नहीं दिखाई देता है वो क्या कहलाते हैं, अध्रुवीय कहलाते हैं। ठीक, अब ध्यान रखना है, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था, एक बात बताई थी क्या, कि समान समान को घोलता है, समान को घोलता है। ठीक, और हमने आपसे कहा था ये पिछली क्लास में भी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रख लेना बेटा, क्या कि समान को घोलता है, इसका क्या मतलब होता है। ठीक, याद रखना हमेशा कि दोस्ती जब भी हो या दोस्ती जब भी करो तो हमेशा याद रखना बराबर के ही लोगों में करनी है। ठीक, ये ध्यान रखना, नहीं तो हमेशा तकलीफ में रहोगे। ठीक, अगर जरा सी भी ऊपर नीचे किसी तो दोस्ती कर लिया आपने, ठीक, तो ये ध्यान रखना उसकी कीमत आपको हमेशा चुकानी पड़ेगी। ठीक, और पिछले आप लोगों ने
पुरानी मूवी वगैरह में खूब देखा होगा कि हीरो जो होता है ना किसी ऐसी लड़की से प्रेम करता है, ठीक, जो है उसके लेवल की नहीं होती, यानी कहने का मतलब क्या है, वो समान एक दूसरे से नहीं होते हैं, ठीक। तो उसमें जो विलन होता है वो हमेशा यही कहता है कि बेटी दोस्ती जो है हमेशा बराबर के लोगों में होती है, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे समझ लेनी है कि समान समान को घोलता है, ठीक। अब ध्यान रखना क्या कि कुछ हम आपको गैसों के बारे में बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में याद कर लीजिएगा, ठीक। जैसे आपका क्या हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक, HCl हो गया, और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक। अगर हम आपसे कहें इन गैसों के बारे में, तो ये जितनी भी आपको गैसें दिखाई दे रही हैं, ये सब सारी की सारी जो गैसें हैं वो कैसी हैं, ध्रुवीय प्रकृति की हैं। कैसी हैं, ध्रुवीय प्रकृति की, ठीक। अब याद रखना समान समान को घोलता है तो कैसे, तो याद रखना जो ध्रुवीय प्रकृति की गैसें हैं वो किसमें घुलेंगी आकर के, तो ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगी आकर के, ठीक। तो आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है कि ये जो जितनी भी मैंने गैसें बताई हैं, ठीक, ये सारी की सारी गैसें जो है ध्रुवीय विलायक, यानी जल जो है वो कैसा है, एक ध्रुवीय विलायक है, ठीक। इसको आप याद कर लीजिए कि जो जल है वो क्या है, ध्रुवीय विलायक है, ठीक। अब ये जो सारी की सारी गैसें हैं वो जल में क्या होती हैं, विलेय, जल में कैसी होंगी, विलेय होती है, ठीक। जबकि अगर हम आपसे बात करें कि ये सारी की सारी जो गैसें हैं वो किसमें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CCl4, ठीक। ध्यान रखना कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी ये जो है ये क्या है, एक अध्रुवीय विलायक है। क्या है, अध्रुवीय विलायक है, ठीक। यानी ये जो सारी की सारी गैसें ये एक अध्रुवीय विलायक है, और अगर ये अध्रुवीय विलायक है तो इसमें ये जो ध्रुवीय प्रकृति की गैसें हैं वो क्या होंगी, अविलेय होंगी। ध्यान रखना, ठीक है, ये गैसें जो हैं वो क्या होंगी, अविलेय होंगी, ठीक। तो ये आपको छोटी सी बात याद रख लेनी है कि अमोनिया हो गया, HCl हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक, ये जल में क्या है, विलेय है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है, अविलेय है, ठीक। कारण आपको पता है क्या, ध्रुवीय और अध्रुवीय यानी समान समान को घोलता है, ठीक। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट जो है खूब अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, ठीक है, अब इसके तीसरे पॉइंट के बारे में बातें करते हैं। ताप का प्रभाव, ठीक है। अब ताप का प्रभाव यानी कि ताप जो है वो विलेयता को किस प्रकार से प्रभावित करता है ये आपको समझना है, ठीक। और ये आपको तब अच्छे समझ में आएगा जब आपने कभी ना कभी चाय बनाई होगी, ठीक। अगर आपने चाय बनाई यानी किचन में थोड़ा बहुत भी अगर काम किया है अपनी मम्मी के साथ में, ठीक, तो आपको ये सारी चीजें बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक। लड़कियां सब तो खूब करती हैं, ठीक। अच्छा, ये काम मैंने भी बहुत करा है क्योंकि बचपन से ही घर से बाहर रहा हूँ, तो किचन में करने का जो है एक्सपीरियंस मुझे भी काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक। मैंने भी बहुत काम किया है किचन में, ठीक। तो अगर आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें समझाऊं ध्यान से कि ताप का प्रभाव किस प्रकार से काम करता है यानी गैसों की विलेयता पर, ठीक। तो जब आप चाय बनाना स्टार्ट करते हो तो कुछ इस तरीके से आप क्या करते हो, भगोना लेते हो और इस भगोने में आप क्या करते हो, पानी लेते हो, ठीक। आपने क्या किया, पानी लिया, ठीक। और जैसे ही आप इसमें पानी लेते हो उसके बाद में आप क्या करते हो, गैस को स्टार्ट करते हो, ठीक। मान लो आपने यहाँ पर अपना क्या रख दिया, चूल्हा वगैरह रख दिया, ठीक। और आपने यहाँ से क्या किया, गैस स्टार्ट करी, ठीक। अब जैसे ही यहाँ से गैस लगना इसको स्टार्ट होता है तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से गैस के रूप यानी वाष्प के रूप में कुछ गैस बाहर निकलने लगती है, ठीक। कब, जब आपने यहाँ से क्या किया, इसका ताप बढ़ाया। ध्यान रखना, क्या किया, ताप बढ़ाया, ठीक। तो जब आपने ताप बढ़ाया तो आपने एक चीज देखी कि इस विलयन में, सॉरी विलयन नहीं, आप बोल सकते हो कि इस विलायक में यानी कि पानी में जो भी गैस घुली हुई थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी, बाहर होने लगी, ठीक। तो आप ये जरा दिमाग लगाओ, थोड़ा महसूस करो चीजों को, ठीक। अगर जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे आपने एक चीज देखी क्या, इससे जो गैस अंदर थी इसमें, ठीक, तो वो वाष्प के रूप में धीरे धीरे क्या होने लगी, बाहर होने लगी, ठीक। तो जरा सोचो कि जब आप यहाँ पर क्या करो, ये बाहर निकल रही है तो तुम अगर आप यहाँ पे दूसरी गैस लेकर के आओ तो क्या वो अंदर घुल जाएगी क्या, दिमाग लगाओ, थोड़ा महसूस करो चीजों को, ठीक। अब जो उसकी खुद की गैस थी वो खुद ही पहले से ही डर के बाहर निकल रही है, ठीक, गर्म होकर क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक। तो क्या बाहर की गैस उसमें घुल पाएगी क्या, नहीं, ठीक। और नहीं घुल पाएगी तो विलेयता भी क्या होगी, घटेगी। ये बात दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लो, और पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना है क्या, कि यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉइंट के रूप में कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता घटती है। समझ में आ गया आपको, ठीक। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता
घटती है। ठीक, ये आपको ध्यान रख लेना है कि गैसों की जो विलेयता है वो क्या होती है, घटती है। यानी जब जब आप ताप बढ़ाओगे तब तब विलेयता जो है वो क्या होगी, घटेगी। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ एक्सेप्शन याद कर लीजिए। ठीक, यानी कुछ क्या है, अपवाद हैं, और वो अपवाद आपको ध्यान रखना है कि दो गैसों के नाम आपको याद रख लेने हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, ये दो ऐसी गैसें हैं कि जब जब आप इनका क्या करोगे, ताप बढ़ाओगे तब तब इनकी जो है वो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक, बस ये दो गैसें आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कि दो गैसें कौन कौन सी, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक, यानी जब जब आप इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तब इनकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, बाकी सब में आपको याद रखना है कि ताप बढ़ाने पर जो गैसों की विलेयता है वो क्या होती है, घटती है। घटने का कारण क्या है, ये रहा। ठीक, समझा दिया आपको अच्छी तरीके से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बातें करते हैं। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ठीक है, और ये ध्यान रखना आपका दाब का जो प्रभाव है ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, क्योंकि यहीं से ही आपका निकल करके आएगा हेनरी का नियम। ठीक, अगर ये आपको दाब का प्रभाव अच्छे समझ में आ गया तो हेनरी का नियम आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक, चलो अच्छा। ठीक, अब दिमाग ये लगाना है आपको कि दाब बढ़ाने पर विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, यानी ये बढ़ेगी या घटेगी। ठीक, अब इसको समझने के लिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक, ये आपको समझ लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, क्या कि नदी में, ठीक, मछलियों का जीवित रहना। ठीक, अब ये जादू नहीं है। ठीक, कि नदी में जो मछलियां हैं वो जीवित किस प्रकार से रहती हैं, ये कोई जादू नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा। ठीक, उससे पहले आप थोड़ा सा यहाँ पर ये समझ लीजिए कि दाब बढ़ाने पर, ठीक, आप लिख सकते हो क्या कि दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता, गैसों की विलेयता बढ़ती है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। ठीक, ये आपको याद रख लेना कि दाब आपने क्या किया, बढ़ाया, और उनकी गैसों की जो विलेयता थी वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, ये अपने आप मन में मोटी मोटी बात बिठा लीजिए। ठीक, अब इसको समझना किस प्रकार से है, तो ये आपके लिए क्या रहा, एक एग्जाम्पल रहा। ठीक, इस एग्जाम्पल को हम लोग अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको ये नदी के जैसा कुछ ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये मान लो क्या है, नदी है। ठीक, अब इस नदी में जो है आपको एक मछली बनाते हैं। ठीक, देखिए ड्राइंग मेरी थोड़ी सी जो है, थोड़ी क्या, बहुत ही ज्यादा बेकार है। ठीक, मैं कोशिश करूंगा मछली को बनाने की। ठीक, अगर अच्छी बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बन जाती है तो आप लोग थोड़ा सा कोशिश करना एडजस्ट कर लेने की। ठीक, बाकी मैं बनाऊंगा। ठीक, समझिए ना, जैसा भी है। ठीक, कोशिश करते हैं बनाने की। चलिए अच्छा, ठीक, ये क्या है, मछली हो गई। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पता है कि जिंदा रहने के लिए, यानी किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जो है ऑक्सीजन की 100% आवश्यकता है, नीड है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई जीवित नहीं रह सकता है। ठीक, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया, द्रव की सतह है, यानी कि ये नदी की क्या हो गई, सतह हो गई। ठीक, आप ध्यान रखना, आप अगर जीवित रहना चाहते हो तो आपको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। ठीक, अब आप पूछोगे क्या कि भैया जो है इसका नदी से या मछलियों से इस दाब का क्या कारण है, मतलब इसका क्या संबंध है। ठीक, बिल्कुल संबंध है, सीधा सा संबंध है। ठीक, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपको ये गैस दिखाई दे रही है, ठीक, अब इस गैस को ना हम छोड़ने गए थे ना आप गए थे। ठीक, ऐसा नहीं हुआ था ना कि हमने सिलेंडर लिया और नदी में फेंक दिया और वहां पे मछलियां जो है उसको यूज कर रही, जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा बता देंगे भाई हमको क्या कर दो, गैस भिजवा दो। ठीक, ऐसा होता है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक, ना ऐसा आप करते हो ना ऐसा हम करते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी अगर वो जिंदा है वहां पर तो कुछ ना कुछ तो है कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ होकर
की ऑक्सीजन तो वहां पर जा रही है, तभी वो जिंदा है। ठीक, अब ऑक्सीजन कैसे जा रही है ये आपको समझना है। ठीक, तो वो जा किसकी वजह से रही है, तो दाब की वजह से जा रही है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। ठीक, अब दाब कौन डालने जा रहा है। ठीक, अच्छा मेरे ऑफलाइन बैच में मेरे बच्चे से पूछा, जब उसको ये समझाया मैंने, तो कहते भैया आप ये बताओ जरा कि वहां पे दाब कौन डालने जा रहा है, आप तो जा नहीं रहे ना आप जा रहे हो कि मारा धक्का तो चली गई अंदर गैस, तुरंत मछलियां जिंदा है। ठीक, फिर थोड़ी देर बाद आया चलो फिर धक्का मारा फिर अंदर गैस। ठीक, ऐसा तो हो नहीं रहा वहां पर बिल्कुल भी। ठीक, लेकिन फिर भी वो जिंदा है। तो इसको समझने के लिए आपको ध्यान रखना है कि वहां पर कोई ना कोई तो दाब जरूर लग रहा होगा। ठीक, और वो दाब किस प्रकार से लग रहा होगा तो वो ध्यान रखना है। ठीक, अब आपको ये बात याद रखनी है, जो आपको ये गैस दिखाई दे रही है, ठीक, अब ये मान लो आपका क्या है वायुमंडल, और इस वायुमंडल में जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक, इस तरीके से हवा में जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तैर रहे हैं। अब इनको हमें क्या करना है, पानी के अंदर लेकर के जाना है। ठीक, अब पानी के अंदर वो किस तरीके से जाएंगे, तो वो जाएंगे किससे, दाब से। ठीक, अब दाब कैसे लगेगा तो ध्यान रखना। ठीक, अब ये याद रखना कि वायुमंडल में क्या होता है, एयर प्रेशर, ये बात अच्छी से आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और अगर हम बात करें किसमें, नदी के अंदर यानी पानी के अंदर, तो वहां पर क्या है, तो लिक्विड प्रेशर यानी क्या है, लिक्विड प्रेशर है। ठीक, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि दोनों में यानी वायुमंडल में क्या है, एयर प्रेशर, और यहाँ पर क्या है, लिक्विड प्रेशर। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पर गैस आती है तो यहाँ से लिक्विड प्रेशर नीचे से लगता है और ऊपर से क्या लगता है, एयर प्रेशर लगता है। ठीक, अब लिक्विड प्रेशर कहता है कि नहीं यार हम गैस को अंदर आने नहीं देंगे। ठीक, जबकि एयर प्रेशर क्या कहता है कि मैं अंदर लेकर के आऊंगा, मुझे कोई मछली को क्या करना है, जीवित रखना है। ठीक, अच्छा ये तभी संभव है जब आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है क्या, कि एयर प्रेशर जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए किससे, लिक्विड प्रेशर से। ठीक, अगर ये कंडीशन यहाँ पर बन जाती है तो समझ में आ जाएगा। ठीक, अच्छा आप लोगों ने कभी कभी ध्यान दिया होगा कि कभी कभी तेज हवा के झोंके आते हैं। ठीक, और वो इतनी तेज आते हैं कि उनका जो एयर प्रेशर होता है वो लिक्विड प्रेशर से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक, और जैसे ही ज्यादा होता है एयर प्रेशर, वैसे ही जो है वो क्या करता है, दाब डालता है। जैसे ही दाब डालता है वैसे ही गैस जो है कहाँ जाती है, पानी के अंदर। जैसे ही गैस पानी के अंदर जाती है वैसे ही मछलियां जो है वो जीवित। ठीक, और ऐसा लगातार होता रहता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर घुलती रहती है। ठीक, और इसी से मछलियां जीवित बनी रहती है। ठीक, तो जैसे ही एयर प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है ये गैस, अब वो कहाँ जाने लगेगी, पानी के अंदर। ठीक, और जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगी तो यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से घुल जाएगी। ठीक, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जितना ज्यादा आप दाब बढ़ाओगे उतनी ज्यादा गैस की मात्रा जो है वो पानी में घुलती जाएगी, यानी विलायक में घुलती जाएगी। ठीक, आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि दाब बढ़ाने पर जो है वो गैसों की विलेयता बढ़ती है। ठीक, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है, सोडा वाटर। ठीक, इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, सोडा वाटर। ठीक, इसको आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा। ठीक, अरे देखना तो छोड़ो, आपने कभी ना कभी से पिया भी हुआ जरूर होगा। ठीक, और पिया क्या आप लोगों ने, ठीक, जिसके घर में पापा जो है ड्रिंक करते हैं, ठीक, दारू पीते हैं, उसने तो अक्सर देखा होगा इसके बारे में। ठीक, मेरे पापा कभी कभी पी लेते। ठीक, तो मैंने उनको देखा है कभी कभी सोडा वाटर को लेते हुए। ठीक, अब ये जो है वो किसमें, दारू में डाल के पिया जाता है। ठीक, अच्छा हम लोग उसके बारे में क्यों बातें करें ना, हम लोग उसके बारे में बातें करेंगे ना जो हम लोग खुद यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा इसके बारे में जो है अभी नहीं ना, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोगों को क्या हेनरी का नियम पढ़ाने वाले हैं। ठीक, फिलहाल के लिए ये आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है, ठीक, तो आप इसको अच्छे तरीके से क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं कभी ना कभी। ठीक, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। ठीक, फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।